अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीजी इनसाइट्स। CS 601 चैप्टर 13 के टॉपिक 183 से 90 तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे हम आज। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एड्रेसिंग इन स्टैंडर्ड ईथरनेट। स्टूडेंट, आप तमाम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर की पहचान कैसे होती है? तो स्टूडेंट, ईथरनेट नेटवर्क पर मौजूद हर स्टेशन, जैसे कि हमारा पीसी, वर्क स्टेशंस होते हैं या फिर प्रिंटर का अपना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। कोई भी जो इंटरनेट है, मिसाल के तौर पर अगर आप पीसी पर या फिर लैपटॉप पर अपना लेक्चर देख रहे हैं तो स्टूडेंट आपके कंप्यूटर का भी एक NIC होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। ये कार्ड स्टेशन के अंदर लगता है और इसे 6 बाइट का फिजिकल एड्रेस मुहैया करता है। तो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट MCQs है आपका कि कितनी बाइट्स का ये एड्रेस मुहैया करता है हमें। तो ये 6 बाइट्स का डेटा हमें फिजिकल एड्रेस मुहैया कर रहा होता है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आपको मैक एड्रेस की एग्जांपल दी गई है। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हैं ऊपर स्टूडेंट। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से एड्रेस है स्टूडेंट। आपको पता है कि हमारी जो भी कंप्यूटर है वो बाइनरी फॉर्म को ही समझता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो एड्रेस होगा वो भी बाइनरी फॉर्म में ही होगा। जैसे स्टूडेंट, अब हर चीज़ अगर बाइनरी में हो तो इंसानों के लिए उसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम इसे हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में डिनोट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप ऊपर देख रहे हैं, हेक्साडेसिमल में ये 47 है और बाइनरीज में हमारे पास कुछ इस तरह से कोड है ये। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, 47 सबसे पहले हमारा नंबर कौन सा है, 4। तो 4 का जो कोड है वो हमारे पास क्या होगा, 0100। इतना जो आपका कोड है ये आपका 4 का कोड है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। और 0111 ये कोड आपका 7 का है। स्टूडेंट, अगर आप इसकी बाइनरी निकाले भी तो इसकी बाइनरी यही बनती है। तो अब यहाँ पर लॉजिक क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जब हम बाइनरीज को सेंड कर रहे थे तो हमारे पास 47 की ही थी, लेकिन याद रखें जब हमारा यही एड्रेस ट्रांसमिट हो जाता है तो उसकी तरतीब चेंज हो जाती है। वो किस तरह से स्टूडेंट, ये हमारा राइट की तरफ से प्रिंट होना स्टार्ट होता है। जैसे कि 1 था, हमारी लास्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, वो यहाँ पर आकर हमारी क्या बन गई है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट बिट बन गई है। और यहाँ पर स्टूडेंट 0 हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट था, लेकिन यहाँ पर आके वो लास्ट पर हमारा प्रिंट हो गया है। तो बस आपने यही याद रखना है स्टूडेंट कि जब हमारी जो बिट ट्रांसमिट हो चुकी होती है तो उसका जो एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको यही लॉजिक समझाया गया है। अच्छा, MCQs में आपसे कुछ इस तरह से ही पूछा जाता है स्टूडेंट कि आपको इस तरह से कोड दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ट्रांसमिट होने के बाद ये कोड कैसे बन जाएगा। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कैसे हुआ है, ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 zeros जो थे लास्ट पे थे, हमने उठाकर इन्हें फ्रंट पर कर देना है। बस हमने से क्या कर देना है, हमने से आल्टर कर देना है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये आपका 5 नंबर का लॉन्ग भी आ सकता है। कुछ इसी तरह से आपको एड्रेसेस दिए होंगे, आपको ऐसे कहा गया होगा कि ये बाइनरीज में ये हेक्सा में वैल्यूज़ हैं, आप इनको बाइनरीज में करें और ये बताएं कि ट्रांसमिट होने के बाद ये किस तरह से प्रेजेंट होंगी। तो आपके पास ऐसे 3 कॉलम्स बने होते हैं। आपको तो स्टूडेंट आइडिया है, जैसे आप मिड में भी करके आए हैं। यहाँ पर आपको दिया होगा हेक्सा की वैल्यूज़, यहाँ पर आपको हेक्सा की वैल्यूज़ दी होंगी। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल हम 47 ही ले लेते हैं, 47। तो यहाँ पर आपको इस कॉलम में लिखनी होगी इसकी बाइनरी। तो वो तो आसान सा तरीका है स्टूडेंट। आपको पता है कि हमें कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, हमारा जो कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर होता है। तो आपने करना क्या होता है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। आपने अपना कैलकुलेटर ओपन करना है, स्टूडेंट यहाँ पर आके आपने अपना साइंटिफिक ओपन करना है। उसके बाद आप आराम से यहाँ पर अपना प्रोग्रामर पर आएंगे। जैसे ही आप प्रोग्रामर पर आते हैं तो आप आसानी के साथ अपनी वैल्यूज़ ले सकते हैं। जैसे अब आप लिखते हैं कोई भी कोड, फॉर एग्जांपल
आपने ये कोड लिखा तो स्टूडेंट आपको बता दिया जाता है कि ये बाइनरी है और ऑक्टल में ये 4 बनता है, डेसी में भी ये 4 बनता है और हेक्सा में भी 4। इसी तरह अगर आपने हेक्सा की किसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल अब आपने 4 किया था, अब हम कर लेते हैं जैसे 47 ही कर लेते हैं हम 44। तो स्टूडेंट 44 की कोड कुछ इस तरह से होता है। तो आपने यही वाला मेथड यूज़ करना है। अगेन हम इसे क्लियर करेंगे, जैसे हमने हेक्सा की वैल्यू का बाइनरी फाइंड आउट करना था तो हम 47 डायल करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर आपको बाइनरी बता दिया गया है। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने तमाम जो टॉपिक्स दिए गए हैं या फिर जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनकी बाइनरी फाइंड आउट करनी है और देन आपने उसे इन्वर्ट कर देना है। तो आपके 5 जो नंबर है वो सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट आपको यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एड्रेसिंग का मेथड बताया गया है। स्टूडेंट आपने ये आई गेस टॉपिक 123 में भी पढ़ी थी, मल्टी कास्टिंग एंड यूनिकास्टिंग। तो यूनिकास्टिंग में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारा इवन होना चाहिए। इवन के अंदर अब क्या आ जाता है 0 2 3 4 5, जो हमारा सेकेंड जो बिट होती है ना उसे हमें इवन रखना चाहिए। तो स्टूडेंट वो हमारी होती है यूनिकास्टिंग। और यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी जो स्पेसिफिक सेंडर है उसी तक बात पहुंचेगी, जबकि मल्टीकास्टिंग में क्या होता है कि हमारी जो सेकंड बिट है उसे ओड होना चाहिए और ये जो मल्टीकास्टिंग होती है वो मल्टीपल पीपल तक पहुंचती है या उसके रिसीवर्स जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एमसीक्यूज आपका इंपॉर्टेंट है कि सोर्स एड्रेस ऑलवेज यूनिकास्ट। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, हमारा जो सोर्स एड्रेस होता है, अब सोर्स एड्रेस क्या था, हमारा सोर्स एड्रेस ये था स्टूडेंट, जैसे हमारा था ये बाइनरीज में जो वैल्यू दी हुई थी तो ये हमारा सोर्स एड्रेस था। तो याद रखें ये हमेशा यूनिकास्ट होता है, जबकि डेस्टिनेशन एड्रेस जो कि हमारा यहाँ पर ट्रांसमिट हो चुका था तो ये हमारा हमेशा क्या होता है, हमारा मल्टी कास्ट होता है। तो यहाँ पर आपको यही कॉन्सेप्ट कन्वे किया गया है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, आपका जो सेकंड देखें 4 हमारा फर्स्ट बिट है और जो ए है वो हमारी सेकंड है। तो अगर आप ए की बाइनरी करना चाहें, हम कैलकुलेटर पर जाकर करते हैं स्टूडेंट। ए की अगर हम बाइनरी करें तो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो ये देखें स्टूडेंट, जब हम ए की बाइनरी करते हैं तो ये हमेशा हमारे पास इवन ही होता है। ये देखें वैसे तो आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा क्योंकि इसकी जो सेकंड बिट है ना वो हमारे पास 0 है, तो मतलब ये इवन है। और जो चीज़ इवन होती है तो वो क्या होती है, वो हमारे पास यूनिक कास्ट होती है। तो वैसे अगर आप इसकी नंबर्स भी देखें ना स्टूडेंट, ये हमारे पास डेसिमल में भी 10 आता है और ऑक्टल में भी 12 आता है, तो ये दोनों ही इवन है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये इवन होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें 47, तो आपको पता ही ना स्टूडेंट 7 तो हमारे पास वैसे ही क्या होता है, ओड होता है, तो ये हमारी मल्टीकास्टिंग होगी। और इसके बाद स्टूडेंट हमारा एफ, तो एफ हमारी क्या होती है, एफ हमारी हमेशा मल्टी कास्टिंग होती है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें कवर करवाई गई हैं। ये आपकी ऑप्शन है स्टूडेंट, ये जो आपको दी हुई है ना लाइंस, ये कुछ हाईलाइट नहीं हो रही, तो आप इस स्लाइड के अंदर ये जो जितनी भी आपको थ्योरी दी गई है वो आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। लास्ट वाला जो पॉइंट है, दिस इज़ अ ब्रॉड कास्ट एड्रेस बिकॉज ऑल डिजिट आर एफएस इन हेक्साडेसिमल। ये ब्रॉडकास्ट है। क्यों ब्रॉडकास्ट है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे जो तमाम डिजिट्स हैं वो हेक्साडेसिमल के अंदर मौजूद हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यूज़ में एफ 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 ही आएगा, आ भी सकता है। आपसे ये भी किया जा सकता है कि ए की सीक्वेंस दे दी जाए, बी की सीक्वेंस दे दी जाए, बी सी डी सी ई सी ये सीक्वेंस दे दी जाए। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है स्टूडेंट, जहाँ पर तमाम हेक्साडेसिमल होते हैं तो वो हमारी कौन सी कास्ट होती है, वो हमारी ब्रॉडकास्ट होती है। और मल्टीकास्ट हमारी कौन सी होती है, इवन वाली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर स्टूडेंट आपको ये दिखाया गया है कि हमारी जो बस और जो हब था यानी कि स्टार टोपोलॉजी, उसमें किस तरह से होता था। अब बस में क्या होता था कि हम कोई भी जो अगर चीज़ सेंड करते थे तो वो पहले जाती थी नोड 1 के पास। ठीक है, अगर तो वो उसका डेटा है वो रख लेता था, अगर नहीं है तो वो उसे क्या करता था, वो उसे पुश कर देता था नेक्स्ट के पास। यहाँ पर आता है इसका भी नहीं होता, तो यहाँ पर आता है वो जो मैसेज होता है वो इस पीसी का भी नहीं होता, वो जाता 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 वो कहाँ पर चला जाता है, डी पर। तो डी देखता है क्या ये जो एड्रेस लिखा हुआ है वो मेरे साथ मैच कर रहा है, अगर वो मैच कर रहा होता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है।
तो इससे अब ज़ाहिर सी बात है हमारा टाइम भी बहुत लग रहा है और हमारे जो सोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे थे। ये तो हम पढ़ के आ चुके थे और हमारी कोई भी प्राइवेसी भी नहीं थी। अब अगर हम हब की बात करें तो हब बेचारा भी बहुत मासूम होता है। इसके पास जो भी मैसेज आता है, जो भी एड्रेस आता है, वो अपने से अटैच तमाम नोड्स को शेयर कर देता है। जिसका वो एड्रेस या मैसेज होता है वो उसे एक्सेप्ट करता है, बाकी उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख लें स्टूडेंट, जो हमारा होस्ट होता है उसके लिए हम कंप्यूटर का साइन यूज़ करते हैं। हब के लिए हम जैसे वो हमारा मॉनिटर होता है ना, वो सैम्बल यूज़ करते हैं। केबल के लिए हम ब्लू कलर का स्केयर यूज़ करते हैं, जबकि हमारा जो केबल एंड है, याद रखें स्केयर यूज़ होता है केबल के लिए, और जो हमारा टेप के लिए यूज़ होता है, जबकि हमारा जो रेक्टेंगल होता है या फिर हम इसे एक डोर ही कह लेते हैं, तो ये हमारी एंडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। कोएक्सियल केबल जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, हमारी थिक होती है, जबकि हमारी जो ट्विस्टेड पेयर होती है वो थोड़ी सी बारीक होती है, वो सिंगल होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस मेथडोलॉजी इन स्टैंडर्ड ईथरनेट। स्टैंडर्ड ईथरनेट में हम प्रिसिस्टेड वन CSMACD यूज़ करते हैं। तो ये आलमोस्ट स्टूडेंट हमारे तमाम टॉपिक्स के अंदर ये बात हमें बयान की गई है कि ईथरनेट के अंदर कौन सा हमारा जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है या कौन सी स्टैंडर्ड को यूज़ करता है। तो वो CSMACD, तो आपने इसे माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको डायग्राम दी गई है बेसिकली उसी का लॉजिक मैंने यहाँ पर ऐड किया है ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियर रहे। वैसे तो आपकी जो सर थे उन्होंने आपकी स्लाइड्स के अंदर इसे ऐड नहीं किया था। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है स्टूडेंट। जो हमारा इथरनेट होता है ना, वो एक मुश्तरका सड़क होती है, एक जिसे हम कहते हैं ना शेयर्ड रोड होता है, जहाँ जिसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। इस सड़क पर गाड़ी चलाने का असूल CMCACD है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर एक लफ्ज़ जो हमने ऊपर भी पढ़ा है वो प्रिसिस्टेड, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उतावला होना या फिर इसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है आगे तक जाने की। तो इसके अंदर क्या होता है, लाइन को चेक करता है। जैसे ही लाइन खाली मिलती है तो वो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ अपने डेटा को भेजना शुरू कर देता है, इंतज़ार नहीं करता। तो जब हमारा जो स्टेशन ए ने फ्रेम के पूरे दौरानिए तक मीडियम को सेंस किया या फिर महसूस किया, अगर कोई भी कोलिजन नहीं थी तो ट्रांसमिशन कामयाब समझी जाती है। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखें, जो हमारा स्टेशन ए होता है ना, वो सिर्फ वो कहते हैं ना कि अंधाधुन डेटा सेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि वो सेंस भी कर रहा होता है कि कहीं पर कोलिजन तो नहीं हो गई। अगर कोलिजन नहीं हुई, उसने सेंस किया कि जो फुल ड्यूरेशन ऑफ फ्रेम था वो कंप्लीट हुआ है, तो जो ट्रांसमिशन है उसे हम सक्सेसफुल मानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर स्टेशन ए मीडियम पर एनर्जी का टकराव महसूस करता है, अब स्टूडेंट बात ये है कि वो इसको महसूस कैसे करता है, तो वो तार पर वोल्टेज को चेक करता है। अगर दो सिग्नल्स आपस में टकराएंगे तो वोल्टेज डबल हो जाएगी, और जैसे ही वोल्टेज डबल होती है तो हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो हमारा जो ट्रांसमिशन है वो पूरी रुक जाती है, और जो 48 बिट्स का डेटा होता है वो जैम हो जाता है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, हमारा डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट कैसे होता है और हमारा जो डेटा है वो जैम कैसे होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म ये भी है कि अगर कोलिजन हो जाए तो क्या होता है कि 48 बिट्स का जो डेटा है, डेटा सिग्नल है, वो जैम हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको यही बताया गया कि अगर तो हमारी ट्रांसमिशन ठीक हो रही है, स्मूथ हो रही है, तो ये इसे कवर कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इशू आ जाता है, जैसे हमने पढ़ा ना कि जैसे ही टकराव होता है तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो जैम सिग्नल है वो क्या करता है, वो स्टेशन पर अपना कीमती डेटा भेजना बंद कर देता है और इसकी जगह पर एक जैम सिग्नल यानी कि शोर का सिग्नल भेज देता है। ये शोर तमाम कंप्यूटर को बताने के लिए होता है कि रुक जाओ, एक्सीडेंट हो गया है, अभी कोई भी डेटा मत भेजे। जैसे स्टूडेंट आपकी अगर रोड पर अगर आपने कभी एक्सीडेंट देखा हो तो क्या होता है, जो हमारा ट्रैफिक पुलिस होती है वो सीटी बजा देती है और तमाम जो काम हो रहे होते हैं, जैसे जो गाड़ियाँ आ जा रही होती हैं वो वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं। टॉपिक 185 है एफिशिएंसी ऑफ इथरनेट स्टैंडर्ड।
यहाँ पर बेसिकली आपको एक एग्जांपल ही दी गई है स्टूडेंट। आप हमेशा याद रखें ये फिजिक्स का ही फार्मूला है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जांपल ही देख लेते हैं। इन आ स्टैंडर्ड इथरनेट, एक स्टैंडर्ड इथरनेट में विद अ ट्रांसमिशन रेट, जिसका ट्रांसमिशन रेट क्या है 10 Mbps। तो MCQ है स्टूडेंट के एक स्टैंडर्ड इथरनेट का साइज़ क्या होता है, तो आपने याद रखना है 10 MB इसका साइज़ होता है। नेक्स्ट है वी एज्यूम द लेंथ ऑफ मीडियम इज 2500। नेक्स्ट हमारे पास जो हमें गिवन है वो हमारे पास है साइज ऑफ फ्रेम। तो साइज ऑफ फ्रेम हमारे पास क्या है 512 बिट्स। अब स्टूडेंट हमें पता है कि प्रोमोगेशन ऑफ स्पीड किसी भी सिग्नल में क्या होती है, किसी भी केबल की क्या होती है, तो वो 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकेंड आई गेस स्टूडेंट यहाँ पर स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड हमें दी गई है, हमने डिले फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंथ को डिवाइड कर देंगे प्रोमोगेशन स्पीड के साथ। तो स्टूडेंट जैसे ही आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। पहला तो आपसे MCQ पूछ लिया जाता है कि प्रोमोगेशन डिले फाइंड आउट करेंगे, चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। दूसरा स्टूडेंट आपसे 5 नंबर का ये लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। इसके बाद ट्रांसमिशन डिले हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट 512 हमारे पास क्या था, हमारा साइज था किसी भी फ्रेम का, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 10⁻7 के साथ। तो स्टूडेंट अब ये 10⁻7 कहाँ से आया हमारे पास, तो स्टूडेंट हमारी जो इसे हम म्यू भी कहते हैं और माइक्रो भी कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो म्यू की पावर होती है ना, जो वैल्यू होती है वो 10⁻7 होती है। हमने फिजिक्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 5.51.2। ये भी आप अपनी कैलकुलेटर पर इसे देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आपको अब आपसे पूछा गया है ए। अब ए क्या होता है हमारे पास, ए बेसिकली हमारे पास रेशो होती है। यहाँ पर भी स्टूडेंट मैंने आपको दिया है। अब रेशो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, हम प्रोमोगेशन डिले को डिवाइड कर देंगे ट्रांसमिशन डिले के साथ। अब इन दोनों को जब हम कैलकुलेटर पर करेंगे, जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारी रेशो आ जाती है, रेशो ऑफ डिले। ये भी आपका MCQ है स्टूडेंट, ये भी आपसे पूछा जाता है। आपको प्रोमोगेशन डिले की वैल्यू भी दे दी जाती है और ट्रांसमिशन डिले की भी। तो आपने याद रखना है प्रोमो की ऊपर आती है और ट्रांसमिशन की नीचे आती है। इसके बाद स्टूडेंट हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी का जो हमारे पास फार्मूला है वो 1/1 + 6.4 × A। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम A की वैल्यू ऐड करेंगे जो कि हमारे पास है 0.24। जैसे जैसे हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो हमारे पास 39% आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमने यही काम करना था। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 186, उसका जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने इथरनेट को ही डिटेल के साथ पढ़ा है। यहाँ पर स्टूडेंट हमारी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 10⁻5। अब ये क्या होता है, अब यहाँ पर जो पहला 10 है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 Mbps, यानी कि मीटर, इसे क्या कहते हैं हम, मेरे माइंड से निकल गया ये, Mbps मिनट बिट पर सेकेंड या मेगा बिट पर सेकेंड आई गेस स्टूडेंट। तो आप इसे देख लीजिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है बेस। बेस हम किसे कहते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास होती है बैंड, बेस बैंड। बेस बैंड का मतलब क्या है, कोई भी जो डिजिटल सिग्नल होता है। अब ये जो लास्ट पर 5 है ये क्या होता है, हमारी जो वायर होती है उसकी मोटाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें थिक कोएक्सियल, हमारे पास मीडियम कौन सा होगा, हमारे पास थिक कोएक्सियल होगा 10⁻5 के लिए, और इसकी जो लेंथ होगी वो 500 मीटर होगी। और स्टूडेंट इसके लिए जो हम इनकोडिंग यूज़ कर रहे होंगे वो मैनचेस्टर इनकोडिंग यूज़ कर रहे होंगे। वैसे तो तमाम जो आपको ये बेसिस दी हुई हैं इनके लिए हम मैनचेस्टर कोडिंग ही यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपके MCQ है ना वो ये है बेस 10T एंड बेस 10F। तो बेस T के लिए हम कौन सा मीडियम यूज़ करते हैं, ये MCQ आपसे पूछा जाता है। तो हम 2UTP यूज़ करते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो 100 होती है। इसके अलावा जो हम F के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो 2 फाइबर 2000 हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम इसकी इनकोडिंग देखते हैं स्टूडेंट। ऑल स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन यूज डिजिटल सिग्नल बेस बैंड एट 10 Mbps। तो स्टूडेंट ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हमारे जो स्टैंडर्ड है वो 10 बिट पर सेकेंड ही होता है।
एट द सेंडर डेटा कन्वर्टेड एज अ डिजिटल सिग्नल टू इनकोडिंग। तो सेंडर जो मानचेस्टर इनकोडिंग के अंदर कन्वर्जन हो रही होती है, तो वो कहाँ पर हो रही होती है, वो हमारी सेंडर जो जहाँ पर हमारा सेंडर होता है उस पॉइंट पर हो रही होती है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है कि यहाँ पर हमारे पास डेटा गया है स्टेशन से और यहाँ से हमारे पास आया है मीडियम से, और जो कन्वर्जन हुई है वो हमारे कहाँ पर हुई है, वो हमारी सेंडर साइड पर हो गई है। इसी तरह हमारी जो बेस 10 है स्टूडेंट, इसे हम थिक इंटरनेट आर थिकनेट भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। थिक इंटरनेट इथरनेट हम किसे कहते हैं, तो 10 बेस 5 को, और ये हमारे पास थिक कोएक्सल होती है। इसकी हमने ये जो आपने टेबल देख लिया है ना स्टूडेंट, तो आपके बड़े एमसीक्यूज यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही दिखाया गया है कि किस तरह से ये कन्वर्ट कर रहा होता है। ये देखें यहाँ पर आपको बताया गया कि थिक इथरनेट भी कहते हैं, थिकेंट भी कहते हैं, और इसे हम रिपीटर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारे पास कोएक्सल केबल है जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं 10 बेस 2। तो ये हमारे पास एक थिन कोएक्सल केबल होती है, और स्टूडेंट इसकी जो हमारे पास मैक्सिमम लेंथ होती है वो 185 होती है। स्टूडेंट आपने पढ़ा था ना कि हमारी जो कोएक्सल केबल होती है उसकी रेंज क्या होती है 185, और स्टूडेंट ये हमारी जो ऊपर हमने वायर पढ़ी है उससे इसके मुकाबले में थोड़ी सी थिन होती है। ये वायर भी आपको दिखा दी गई है। बेस टी क्या होती है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करता है, यानी कि UTP को यूज़ करता है, और ये कनेक्ट करता है किसी भी स्टेशन को किसी हब के साथ। और ये कौन सी टोपोलॉजी को यूज़ करता है, ये हमारी स्टार टोपोलॉजी को यूज़ करता है। तो 3 MCQs तो आपके यहाँ से ही बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा है 10 बेस F। तो स्टूडेंट ये यूज़ होता है ना, ये हमारे लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होता है। जैसे अब ये हमारी जो इंटरनेट की वायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है ना, तो उसके लिए हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है वो हमारी फाइबर ऑप्टिक्स केबल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं। 187 जो हमारा ये जो डायग्राम्स है ना स्टूडेंट, ये सिर्फ आपको दिखाया गया है ताकि आपको ना ये हवाई बातें ना लगी, बल्कि आपको इन डायग्राम्स को देखकर पता चले कि डेली लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी वायर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो हमारे इर्द गिर्द तारों का जाल बिछा हुआ है स्टूडेंट, बेसिकली वो यही होती हैं, लेकिन जो इनकी वर्किंग है वो डिफरेंट होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस इन स्टैंडर्ड वन ब्रिज इंटरनेट शेयरिंग बैंडविड्थ। अब हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ ली, हमने ये भी पढ़ लिया कि जो वायर्स होती हैं वो किस तरह डिवाइड होती है। अब हमने देखना है कि इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो किस तरह से शेयर हो रही होती है। स्टूडेंट जो हमारी इथरनेट होती है उसके अंदर जो बैंडविड्थ होती है वो कुल बैंडविड्थ तमाम जुड़े हुए स्टेशन के दरमियान तकसीम हो रही होती है। अगर जो हमारी बैंडविड्थ है वो 10 Mbps है और n स्टेशन बात करना चाहते हैं, तो हर एक को 10 हिस्सों में तकसीम करके वो Mbps मिलेगी। तो बस आपने यही याद रखना है कि जो हमारी शेयर्ड होती है ना, जो इथरनेट स्टैंडर्ड इंटरनेट में जो हमारी बैंडविड्थ होती है ना वो शेयर हो रही होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर 10 लोग हैं और आपके पास 20 बैंडविड्थ है, तो हर एक को क्या मिलेगा, 2% उसे मिलेगी, या 2 Mbps उसे मिलेगी, हर एक बंदे को मिलेगी। तो यही हमने इसकी डिवीजन कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास है अ ब्रिज डिवाइड आर नेटवर्क इनटू 2 मोर सेगमेंट। हमारा जो ब्रिज होता है ना स्टूडेंट वो 2 और सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। इट हैज़ अ टेबल दैट मैप एड्रेस पोर्ट टू फिल्टर इफेक्ट। तो स्टूडेंट इसके आपने याद रखना है स्टूडेंट, हमारा ऐसा कौन सा नेटवर्क होता है जो मैप कर रहा होता है एड्रेस को पोर्ट टू फिल्टर ट्रैफिक के लिए। तो याद रखना है वो हमारा ब्रिज होता है जो डिवीजन का काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको ना ये फ्रेम्स में डिवाइड करके बताया गया है कि किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पर आपको 10 Mbps दिए गए हैं, 5 Mbps दिए गए, 1 2 3 4। तो स्टूडेंट इन 4 पर जो हमारी टोटल है वो डिवाइड हो जाएगी। ये देखें हमारे जो 10 Mbps था 1 स्टेशन के लिए, और 2 स्टेशन के लिए क्या हो जाएगा, मतलब उनको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास 5 Mbps हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट अगर आप अपने घर में ही अपने वॉश बेसिन की भी टैब खोल दें, अपने वॉशरूम की भी, इस तरह डिफरेंट जगह पर आप 2 से 3 टैब्स खोल दें, तो क्या होता है, हम आपके पानी का प्रेशर कम हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप एक ही वक्त में अपना शॉवर खोलते हैं तो आपका पानी एब्सोल्युटली ज़्यादा आ रहा होता है। तो यही हमारे डेटा के साथ हो रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चेंजेस इन स्टैंडर्ड टू स्विच्ड इथरनेट। तो इथरनेट के अंदर स्टूडेंट चेंजेस भी हो रही होती हैं, टाइमली टू टाइमली हमें उसे चेंज भी करना पड़ता है। देखें यहाँ पर विदाउट ब्रिजिंग 12 स्टेशन शेयर द 10 Mbps बैंडविड्थ। अगर हम स्विचिंग यूज़ नहीं कर रहे होते तो 12 स्टेशन 10 Mbps बैंडविड्थ को यूज़ कर रहे होते हैं विद इन 2 पोर्ट ब्रिज, जबकि
टू पोर्ट ब्रिज के अंदर स्टेशन आर स्प्लिट इनटू टू डोमेन्स ऑफ 6, जबकि टू पोर्ट सिस्टम के अंदर जो हमारी स्टेशन होता है वो 2 डोमेन्स में स्प्लिट हो जाता है, और वो 2 डोमेन कौन सी होती हैं? 6, यानी कि 2 पार्ट्स में, और ईच डोमेन हैज़ 10 Mbps। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट। ये आपको सिंपल ब्रिजिंग और जो टू पोर्ट ब्रिजिंग है उनका डिफरेंस बताया गया है। अ लेयर 2 स्विच इस एन पोर्ट ब्रिज विद फास्टर, जो हमारी 2 लेयर स्विच्ड एन पोर्ट होता है वो फास्टर होता है, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है हार्डवेयर पर, ठीक है। और ईच स्टेशन गेट हिज ओन डेडिकेटेड डोमेन। इंपॉर्टेंट MCQs है कि ऐसा कौन सा हमारा स्टेशन होता है जो अपनी डेडिकेटेड डोमेन को यूज़ कर रहा होता है, तो वो 2 स्विच्ड होता है हमारा एन पोर्ट ब्रिज के अंदर यूज़ हो रहा होता है। इन फुल डिप्लेक्स मोड, जहाँ पर फुल डिप्लेक्स मोड होता है स्टूडेंट, ये स्टेशन हमारी ट्रांसमिशन और रिसीविंग को बहुत सिम्युलेटेनियसली करता है। ये हमने फुल डुप्लेक्स तो हमने अपने मिड के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था, और यहाँ पर स्टूडेंट हमें किसी भी CSMACD की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इम्पोर्टेंट MCQ है कि कहाँ पर हमें CSMACD की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हमें फुल डिप्लेक्स में ज़रूरत नहीं होती। और इसकी जो कैपेसिटी है स्टूडेंट, उसे हम कहाँ तक इंक्रीज़ कर सकते हैं? उसे हम 10 Mbps टू 20 Mbps तक उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली ब्रिज दिखाया गया है। ये देखें, यहाँ पर आपके पास 2 स्विच्ड एन पोर्ट है। हमने पढ़ा था ना 2 स्विच्ड को वो कितने में डिवाइड कर देता है, कितनी डोमेन्स में? वो 6 डोमेन्स में उसे डिवाइड कर देता है। ये आपको यही बताया गया। और डोमेन्स के अंदर हर एक डोमेन के अंदर एक नोड जुड़ा होता है। अब हम फुल डिप्लेक्स की देखें तो ये क्या कर रहा होता है? ये रिसीविंग भी कर रहा, जितने भी इसके साथ अटैच होते हैं ना स्टूडेंट, उसके साथ वो रिसीविंग भी कर रहा होता है और ट्रांसमिशन भी कर रहा होता है, और इसके लिए हमें किसी भी CSMACD की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारा वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, विदाउट ब्रिजिंग के साथ क्या हो रहा था कि 10 Mbps को हम डिवाइड कर रहे थे 12 के साथ, जबकि हमारी विद ब्रिजिंग के साथ क्या हो रहा था कि हम इसको 6 के साथ डिवाइड कर रहे थे। बस यही आपकी MCQs हैं और यही आपके पेपर में आती हैं। ये कैलकुलेशंस आपकी पूछी जाती हैं, 3 नंबर का जो शॉर्ट होता है ना उसमें भी आती हैं। वो आपसे इसी तरह पूछ लेते हैं कि विदाउट ब्रिजिंग का आप बताएं ये करेक्ट है या नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है स्टूडेंट। जो तमाम चीज़ें होती हैं ना, VU वालों का यही तो एक मज़े का रूल है, वो आपको दे देते हैं। सिर्फ उन्होंने आपकी माइंड या वेल पावर चेक करनी होती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो अगर आप इन चीज़ों को क्लियर करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं पर भी मुश्किल नहीं आएगी। इस तरह अगर हमारा 4 पोर्ट ब्रिज आ जाता है तो क्या होता है कि हम 10 को डिवाइड कर देते हैं 4 Mbps के साथ, और हर एक के पास अपनी कितनी बैंडविड्थ बचती है? वो उसके पास 3 बचती है। लेसन 189 है फास्टर इथरनेट। तो स्टूडेंट आजकल के जो हमारे इथरनेट हैं वो बहुत फास्टर है। इथरनेट तो हमारी हर जगह यूज़ हो रहा है ना, जो आपके घर पे वाईफाई आ रही है तो वो भी एब्सोल्युटली आपकी इथरनेट के थ्रू ही आ रही है। टू बी able to handle a 100 Mbps data, several changes need to meet at the physical layer। तो जहाँ पर वैसे तो हमारा जो स्टैंडर्ड था वो 10 Mbps था, लेकिन स्टूडेंट जहाँ पर हमारा 100 Mbps हो जाता है तो हमें डिफरेंट चेंजेस करना पड़ती हैं फिजिकल लेयर के साथ। पुराने इथरनेट में स्टूडेंट हम मैनचेस्टर इनकोडिंग यूज़ कर रहे थे। अब इसका मसला ये था कि वो पुरानी तार पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देती थी। अगर हम 100 Mbps के लिए वही तरीका इस्तेमाल करते हैं तो हमें 200 मेगाहर्ट्ज़ तक की बैंडविड्थ चाहिए होगी, जो हमारे लिए तांबे की तारों की बस की बात नहीं। जो तांबे की तारें यही होती हैं हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती हैं, तो ये भी हमने पढ़ा था। तो स्टूडेंट इसका अब हल क्या है कि हम कोई नया तरीका अपनाएं, जैसे हमारा 4B 5B जैसे जो तरीके होते हैं जो डेटा को कंप्रेस भी करते हैं और तरतीब के साथ भी भेजते हैं। अब स्टूडेंट हमारा जो पुराना मैनचेस्टर था उसके अंदर तो हम यही कर रहे थे ना कि ट्रक के अंदर सामान लोड करके हम उसे डाल देते थे, जो बहुत ज़्यादा जगह घेरता था। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हम फास्ट इथरनेट इनकोडिंग में क्या करते हैं, सामान को या डेटा को डिफरेंट पैकेट्स में तरतीब के साथ सेंड करते हैं, ताकि जो सामान है वो बहुत आसानी के साथ पहुँचे और जो जगह है वो भी कम घेरे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। 100 बेस TX। तो स्टूडेंट ये 5 कैटेगरी UTP पेयर्स दो जो होते हैं ना पेयर्स, उनमें मिलती है और इनके साथ मिलकर ये MTL2 को इस्तेमाल करता है। और ये स्टूडेंट STP केबल या
जो हमारी इनकोडिंग है उसको यूज़ कर रहा होता है। और बेसिकली स्टूडेंट ये जो कैटेगरी होती है ये हमारी 5 कैटेगरी होती है। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि 2 यूटीपी को यूज़ कर रहा होता है और ये 5 कैटेगरी होती है। और ये क्या करती है, आपकी 2 MLT के साथ मिलकर ये डेटा को इनकोड कर रही होती है। और उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, वो 4B या 5B तक की होती है। और स्टूडेंट ये कौन सा मेथड होता है, ये हमारा 100 बेस मेथड होता है। ये वो केबल है जो आजकल हमारे कंप्यूटर के पीछे लगती है। स्टूडेंट आपने देखा होगा, आप अगर आप पीसी पर काम कर रहे हैं तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आप अपना जब मॉनिटर उठाकर देखते हैं ना तो इंटरनेट की एक केबल सी होती है, वो ऐसे छोटा सा प्लग सा होता है, तो वो आपके ना कंप्यूटर के अंदर लगा होता है जिससे आपको इंटरनेट मिल रहा होता है। तो आपने ये ज़रूर करना है, ये वही केबल है स्टूडेंट जिसे हम 100 बेस TXB कहते हैं। इसी तरह हमारे पास 2 फिल्टर्स को भी यूज़ कर रही होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 फाइबर ऑप्टिक्स केबल हम इस्तेमाल करते हैं। ये 100 बेस TX होती हैं। और स्टूडेंट ये भी हमारी B4 और B5 की जो इनकोडिंग है उसे इस्तेमाल कर रही होती है। और स्टूडेंट इसके साथ NZRI वाला मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं। और ये 2 फिल्टर्स होती हैं। तो स्टूडेंट हर एक के घर डिफरेंट नेट आ रहा होता है, किसी के घर फाइबर आ रहा होता है और किसी के घर थोड़ा सा लो क्वालिटी के नेट आ रहा होता है। तो स्टूडेंट आपने ये ऑब्जर्व ज़रूर करना है। अब इसके बाद है हमारा 100 बेस TA। तो 100 बेस TA स्टूडेंट ये हमारी कैटेगरी 3 की होती है। और इसके अंदर हम UTP यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि वही हमारी जो ट्विस्टेड पेयर केबल जो हमने पढ़ा था वही कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट। और ये हमारे पास 8AB 8B या फिर 6T तक की जो इनकोडिंग है उसे इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होता है। जब स्टूडेंट हमारा फास्ट इथरनेट आया तो बहुत सारे जो दफातर थे उनमें पुरानी सस्ती तारें, जिन्हें हम कैट सी पढ़ा था ना हमने मिड में ही कि कैट सी बिछी हुई थी, मिड में भी पढ़ा था और फाइनल में भी हमने ये पढ़ा है, जो हमारे 100 MBPS के लिए अच्छी नहीं थी, या फिर जो उसकी स्पीड थी ना वो उसे टॉलरेट नहीं कर सकती थी। तो इंजीनियर्स ने कहा कि अगर तारे कमज़ोर हैं तो हम 2 की जगह 4 जोड़े इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट मतलब इंजीनियर्स ने यूटिलाइज़ किया है चीज़ को, ऐसा नहीं किया कि उन्होंने ख़त्म कर दिया है, बल्कि उन्होंने उसको यूटिलाइज़ किया है। तो 2 की बजाय उन्होंने 4 तारें इस्तेमाल की और उसी को यूटिलाइज़ कर लिया। इस तरह ट्रैफिक को 4 गलियों में बांट दिया गया ताकि हर गली पर कम बोझ पड़े, और इसीलिए स्टूडेंट हमने इसका नाम रख दिया TA। तो ये आपने याद रखना है। ये देखें यहाँ पर 2 आपकी वायर्स थी। जब हमारा सबसे लेटेस्ट तरीका आया जो हमारा TA था तो हमने क्या किया, 4 वायर्स को यूज़ कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गीगाबाइट ईथरनेट। बहुत ज़्यादा आपका इजी और MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो यहाँ से तो आपने कोई कॉन्सेप्ट नहीं करना, सिर्फ आपने रीडिंग ही पढ़नी है। द गोल ऑफ गीगाबिट ईथरनेट वर अपग्रेडिंग द डेटा टू 1 GB। सबसे पहली बात कि आपसे MCQ से पूछा जाता है कि जो इथरनेट बिट इथरनेट का जो मकसद था वो डेटा के रेट को कितना अपग्रेड करना था। तो आपको डिफरेंट रेट्स दिए जाएंगे, KB में दिए जाएंगे, MB में दिए जाएंगे, हंड्रेड्स में दिए जाएंगे। तो आपने याद रखना है 1 GB तक उसको अपग्रेड करना था। मेक इट कंपैटिबल विद द स्टैंडर्ड ऑन द फास्टर। तो इसका मकसद ये भी था कि हमारा जो फास्ट नेट है उसे कंपैटिबल बनाया जाए। और स्टूडेंट ये कितनी बिट्स को यूज़ कर रहा था, ये 48 बिट्स को यूज़ कर रहा था, जबकि ये जो हमारे फ्रेम्स थे उनको सेम रख रहा था। हमने देखा था ना कि हमने वो वायर्स रिमूव नहीं की, बल्कि उनके साथ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसे यूज़ कर लिया। और इसके साथ स्टूडेंट ये हमारी जो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रेम लेंथ है उसको भी वैसे ही रख रहा था, उसके साथ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा था। इसके बाद हमारे पास है मैक सब लेयर। अ मेन कंसंट्रेशन इन इवेल्युएशन ऑफ इथरनेट इज़ टू कीप मैक सब लेयर अनटच्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके ये क्विज़ में भी आया हुआ है कि जब भी हम इंटरनेट की इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हमारी कंसिडरेशन क्या होती है, मेन कंसिडरेशन कि हम मैक की सब लेयर को टच ना करें। अगर हम डेटा रेट को अचीव करना चाहते हैं 1 Gbps तक, तो हमारे लिए स्टूडेंट ये लॉन्गर मतलब कि ज़्यादा देर तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गीगाबिट ईथरनेट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट अप्रोच फॉर मीडियम एक्सेस। 2 इसकी अप्रोचेस होती हैं, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब हम फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर इन गीगाबिट ईथरनेट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द स्टैंडर्ड और फास्टर। जो फिजिकल लेयर होती है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है हमारे स्टैंडर्ड या फास्ट से। अब देखें यहाँ पर आपको असली जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं। सबसे पहले तो हम ने 2 ऊपर पढ़ा ना, एक हाफ और एक फुल। स्टूडेंट ये ना आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप ये स्ट्रक्चर ना करें,
बल्कि आप जो नीचे टेबल दिया गया है ना, आप इसको याद कर लें। देखिए सबसे पहले हमारे पास 1000 बेस XT है, तो स्टूडेंट इसके लिए जो मीडियम यूज़ होता है वो हमारा फाइबर SW यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना आपके लॉन्ग में भी आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आपको इम्प्लीमेंटेशन दे दी जाती है या फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन भी दे दी जाती है, मीडियम भी दे दिया जाता है और लेंथ भी दे दी जाती है, लेकिन उसका जो सीक्वेंस होता है ना वो ख़राब होता है। जैसे अब LTX के लिए जो लिखा होगा ना वो UTP लिखा होगा, और TA के लिए मे भी हो सकता है STP लिखा हो, तो आपने ठीक करके लिखना होता है। तो स्टूडेंट अगर आपने ये याद किया होगा टेबल, तो आपको कहीं पर भी इशू नहीं आएगा। तो याद रखना है आपने कि आपकी जो SX के लिए यूज़ होता है वो फाइबर SW यूज़ होता है, जो LX के लिए यूज़ होता है वो फाइबर LW यूज़ होता है। तो इसमें तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है ना, कि L है तो L और S है तो S और WW दोनों के साथ ही लगेगा। और CX के लिए क्या यूज़ हो रहा है हमारा STP। यहाँ पर भी स्टूडेंट आप कर सकते हैं, C और S की वॉइस सेम होती है, ये आप इस तरह ना थोड़ा सा लगा सकते हैं। वैसे ये सवाल होता तो आसान है, लेकिन स्टूडेंट इसमें एक ये भी मुश्किल होती है कि जिस स्टूडेंट ने इसे देखा ही नहीं है ना, वो इसे कर ही नहीं सकता। अगर थ्योरी आ जाती है ना तो हम लंबी लंबी छोड़ के आ जाते हैं अपने पेपर में, लेकिन इसके अंदर ना कोई भी हमारे पास चॉइस नहीं होती। तो आपने इसे इसी तरह से थोड़ी सी इसकी बना लेनी है। जैसे अब यहाँ पर C है और यहाँ पर S है, तो आपने याद रखना है जहाँ पर CX आता है वो हमारा STP होता है, और T वाले में क्या होता है कि हमारे पास UTP वाली वायर यूज़ हो रही होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आपको ये पूरी सीरीज़ आप 26 से पहले पहले कवर करवा दी जाएगी। जहाँ पर भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।